नमस्कार। यूथ इन एक्शन इंडिया के फेसबुक लाइव श्रृंखला में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से हम रोज एक नए मेहमान के साथ आते हैं और किसी न किसी एक नए विषय पे आप सबके बीच चर्चा करते हैं। इसी संदर्भ में आज हमारे साथ जो मेहमान हैं, वो पूर्व प्रशासनिक अधिकारी रह चुके हैं, लखनऊ जनसंचार एवं पत्रकारिता संस्थान के निदेशक हैं, विश्व संवाद केंद्र लखनऊ के प्रमुख हैं और आरएसएस के पूर्णकालिक संगठक हैं। स्वागत करिए अशोक कुमार सिन्हा जी का। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। सर, सबसे पहले तो मैं आपको आज का विषय बता दूं। आज जिस विषय पे हम चर्चा करने वाले हैं, वो विषय एक बहुत ही जरूरी विषय है और हम देखते हैं कि समय समय पे वो विषय हम सबके बीच में समाज में आता है। वो विषय है अर्बन नक्सल। तो हम अपनी चर्चा शुरू करते हैं। जो सबसे पहला सवाल इसके ऊपर उठता है कि हम बार बार सुनते हैं कि अर्बन नक्सल, मीडिया ने पिछले कुछ दिनों में इसको बहुत दिखाया है। सवाल ये है कि सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि नक्सलवाद क्या है, इसका इतिहास क्या है, ये कहाँ से भारत में आया है। देखिए, पश्चिमी यूरोप देशों में हम्म। जब विज्ञान ने काफी प्रगति की जी। और उनकी नीतियां कुटिलता कुटिलता पूर्वक बनाई गईं, हम्म। तो उससे साम्राज्यवाद का जन्म हुआ। जी। औद्योगिकीकरण तेजी से हुआ हम्म। और पैसा कुछ लोगों के हाथ में इकट्ठा हुआ। इसके गर्भ से जन्म लिया हम्म। क्रांति के विचारधारा जी। ने, और क्रांति करके सत्ता को हथिया लें, हम्म। इसलिए कम्युनिज्म का जन्म हुआ। मार्क्स, जी। हीगल और एंजल्स, इनके नाम आप सभी ने सुने होंगे। हम्म। हम्म। और किस प्रकार से भारत में इसका प्रवेश 1920 में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई। जी। और उन्नीस नाथ राय ने इसकी स्थापना जाकर के ताशकंद में की, रूस में किया। जी। और रूस में इस भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई। जरा देखिए, हम्म। विदेश में हम्म। विदेशी विचारधारा भी थी हम्म। और विदेश में इसका जन्म भी हुआ। जी। और फिर वहां से 1925 में कानपुर में इसका पहला अधिवेशन हुआ। हम्म। इस अधिवेशन में भाग लेने वालों में अमृतपाल डांगे जी, ज्योति बसु जी और बहुत से लोग यहाँ पर थे। हम्म। और आपने देखा होगा कि उस अधिवेशन के बाद बसु जी कलकत्ता चले गए, अमृतपाल डांगे केरल चले गए, और जी। आज केरल में कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व अभी केवल अवशेष है। हम्म। अब इसमें शब्द आपने कम्युनिज्म का प्रयोग किया, तो कम्युनिज्म की विचारधारा मुख्य रूप से इस चीज पर आधारित है कि जो सामंतशाही है, जो हम्म। पूंजीवाद है, जो साम्राज्यवादी विचारधारा है, इसमें गरीबों का, मजदूरों का और अल्पसंख्यकों का कोई शोषण न हो, इस हम्म। विचारधारा से इसका जन्म हुआ। हम्म। परंतु हर देश में इसका स्वरूप अलग रहा, परंतु सारा मास्टर की जो था हाथ में, वो रूस के था पहले, हम्म। और बाद में अब चीन के हाथ में आ गया। जी। यानी चीन को ये पुण्य भूमि अपना सभी दुनिया भर के कम्युनिस्ट मानते हैं। हम्म। और इस प्रकार से यूरोप की इस क्रांति से जो विचारधारा उत्पन्न हुई थी, वो भारतवर्ष में 19वीं 20वीं शताब्दी दोनों में इतनी तेजी से फैली हम्म। कि इसके अंदर बहुत से लोग आ गए। जी। अब नक्सलवाद जो शब्द आपने प्रयोग किया, तो वास्तव में देखिए तो इसी कम्युनिस्ट विचारधारा के ही संदर्भ में, उसी क्रम में, हम्म। यह 1967 25 मई, ये मई का महीना है, जी। में पश्चिम बंगाल का एक गांव है नक्सलबाड़ी। जी। इस जगह पर नक्सलबाड़ी में जो मजदूर थे, वहां के जमींदारों के खिलाफ उन्होंने हम्म। एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किया कि खेत हमारा है, हम्म। शोषण आप हमारा करते हैं। और इस आंदोलन को खूनी क्रांति के रूप में प्रारंभ किया गया। जी। यानी एक तरीके से आ, सत्ता का जन्म बंदूक की नली से होगा, ये शब्द प्रभावित करते हुए चारू हम्म। मजुमदार, कानू सान्याल और जंगल संथाल, ये तीन उसके नेतृत्व करता थे, हम्म। जिन्होंने कि इस आंदोलन को जन्म दिया। और चूंकि ये नक्सल बाड़ी से प्रारंभ हुआ, हम्म। इसलिए नक्सलवादी शब्द हम्म। प्रयोग हुआ इसमें। यानी ये उग्र कम्युनिस्ट जिसको कहते हैं, खून में जी। पूर्णतः विश्वास करने वाले, और सत्ता का जन बंधु की नली से होता है श्री काकुलम लाल सलाम। हम्म। और छीनने की विचारधारा, विकास की विरोधी विचारधारा, जी। व्यवस्था के खिलाफ अधिकारों को छीन लेने का जंग, हम्म। और ये कहना कि
आ, पाने के लिए सारी दुनिया है हमारे लिए, और खोने के लिए हमारे पास क्या है? हमारे पास खोने के लिए सिवा गुलामी की जंजीरों के और क्या है? जी। इस विषय को लेकर के यह आंदोलन प्रारंभ हुआ नक्सलवाड़ी से, और बाद में फिर यह काफी आगे फैला। ठीक है सर, और एक सवाल उन्नीस उठता है सौ कि उनहत्तर में सीपीआई मार्क्सवादी लेनिनवादी पार्टी की हम्म, स्थापना हुई। हम्म, और आज वर्तमान में स्थिति यह है कि 11 राज्यों में 231 जिलों में हम्म, और 25,000 थाना क्षेत्रों में हम्म, यह माओवादी नक्सलवादी यह इस समय अपना अस्तित्व बनाए हुए हैं। कहीं कहीं तो ये हम्म, बहुत ही उग्र है। हम्म, और 2004 में इनमें एक और, ये जब ये टूटते हैं तो हम्म, एक दूसरे को अपने को संशोधनवादी कहते हैं हम्म, और वो नई पार्टी बना लेते हैं। तो ये हम्म, टूटने और जुड़ने का, इनके जुड़ने का तो कोई इतिहास नहीं है, टूटने का ही इतिहास है इनका। हम्म, 2004 में सीपीआई माओवादी हम्म, यह विलय करके कई दलों को, पीपुल्स वार ग्रुप और एमसीसी और पार्टी यूनिटी जी, वगैरह को सब मर्ज करके ये हम्म, सीपीआई माओवादी का जन्म हुआ। हम्म, तो यह जो नक्सलवादी विचारधारा है, यह जो हिंसक विचारधारा है, जिसमें कि क्रांति तामसिक तरीके से प्राप्त करने की जो विचारधारा है, हमने हम्म, क्रांति को 3 भागों में हम लोग बांटते हैं, तामसिक, राजसिक और सात्विक। जी, तो तामसिक जो विचारधारा है वह तत्काल क्रांति चाहती है, तुरंत परिवर्तन चाहती जी, है। मगर इसके इसके साथ माइनस पॉइंट ये होता है कि तत्काल जिस रास्ते से क्रांति होती है और जैसी क्रांति होती है उसी रास्ते से चीन भी ले जाती जी, है, यानी इसके अंदर स्थायित्व तो नहीं रहता। हम्म, खून खून का बदला खून, तो खून से अगर वो क्रांति करते हैं तो फिर उनसे भी खून से ही सत्ता छीन ली जाती है। हम्म, यह एक चक्र चलता है। हम्म, इसके अलावा एक राजसिक विचारधारा से भी क्रांति की जाती है। वह राजसिक विचारधारा की क्रांति यह है कि संसद में चुन के जाओ, कानून बनाओ। इसके भी माइनस पॉइंट हैं। विलंब से इसमें निर्णय होते हैं। हम्म, जनता को यद्यपि उनको एक सहूलियत भरा वातावरण रहता है कानून के रास्ते परिवर्तन लाने का, हम्म, मगर इसमें भी देखा गया है कि यह जो परिवर्तन होता है जी, इसमें भी स्थायित्व नहीं है। जैसे कि वर्तमान संसदीय व्यवस्था में जो भारत में राजनीति है इस समय, हम्म, इसमें शराब विरोधी, शराबबंदी के कानून बने हुए हैं, मगर शराब पीना बंद नहीं हुआ। जी, दहेज के विरुद्ध कानून बने हुए हैं, हम्म, तो दहेज लेना बंद नहीं हुआ। तो कानून के रास्ते अंतिम रूप से आप व्यवस्था परिवर्तन करके क्रांति लाएंगे, यानी चेंज लाएंगे, यानी परिवर्तन लाएंगे। हम्म, यह एक विचारधारा अभी चल रही। हम्म। राष्ट्रीय अशोक जी, एक स्वतंत्रता सवाल संघ उठता है। असल में वो सात्विक क्रांति पर विचार जी, जी, करता जी, है और उसकी तरफ प्रयास करता है। हृदय जी, परिवर्तन से विचार करके तीव्र आत्मीयता का भाव देश के प्रति, समाज के प्रति, हम्म, परिवार के प्रति हम्म, लागू करके सात्विक परिवर्तन यदि किया जाता ठीक है है, तो वो समाज में स्थायी रहता है। ठीक है, ठीक। यह अशोक जी, इसका हम स्थिति अपने है। मूल सवाल पे आते हैं कि हमने जो आज का विषय लिया है वो अर्बन नक्सल है। नक्सलवाद को आपने बहुत बेहतर ढंग से बताया, उनके प्रकार बताए, उसके बनने का इतिहास बताया। अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये अर्बन नक्सल क्या है? शहरों में, कैंपस में, मीडिया में, ये किस तरीके से नक्सलवाद इन सब जगहों पर काम करता है? इसके बारे में कुछ बताएं। देखिए 2018 में जब भीमा कोरेगांव का कांड हुआ और पूना में बहुत से लोगों की गिरफ्तारी हुई, हम्म, तो इस गिरफ्तारी के पीछे जब आंदोलन चला और ये आंदोलन के बाद गिरफ्तारी हुई तो बहुत से लोग इसमें बर्बर राव और वर्गियन हम्म, साल्वेंसल और अरुण फरेरा, सुधा भारद्वाज, हम्म, गौतम नौलखा इत्यादि ये लोग गिरफ्तार किए गए। जी, तो मीडिया में बहुत तेजी से ये शब्द उत्पन्न हुआ, हम्म, अर्बन नक्सलाइट। एक्चुअली अर्बन नक्सलाइट में यह एक मीडिया का भी दिया हुआ शब्द है और एक प्रकार से हाइपोथेसिस है कि नक्सलाइट तो नक्सलाइट, अगर वो गांव में रहता है तो वो रूरल नक्सलाइट है, और अगर यदि वो शहरों में रहता है तो अर्बन नक्सलाइट है। अब चूंकि ये सीमित हो गए हम्म, और इनका आंदोलन धीमा पड़ गया है और जी, ये भी सुविधाभोगी लोग होते हैं, तो जो शहरों में रहते हैं, खास तरीके से मार्क्सवादी विचारधारा रखने वाले, वर्तमान सत्ता के विरोध में रहने वाले, जो भी सत्ता होती है उसके हम्म, विरोध में खड़े होते हैं ये हम्म, समाजवादी विचारधारा के लोग, उदारवादी विचारधारा के लोग, सूडो सेक्युलरिस्ट जिसको कह लीजिए,
जी। मानवाधिकारवादी भी उसमें सम्मिलित होते हैं, पत्रकार भी, लेखक भी, वकील भी होते हैं। हम्म। ऐसे लोग जो होते हैं, हम्म। ये स्लीपिंग सेल की तरह शहरों में काम करते हैं। जी। और ये जब इनका मूल विचारधारा वही मार्क्स है, लेनिन है, चे गुवेरा है, माओ है, हो ची मिन्ह है, हम्म। यही इनके आदरणीय आदर्श पुरुष होते हैं। इन्हीं की हम्म। विचारधारा को ये लेकर के चलते हैं। हम्म। और ये खास तरीके से मार्क्सवादियों की एक प्रजाति कह लीजिए इसको, हम्म। मार्क्सवादियों की एक प्रजाति है अर्बन नक्सलाइट। हम्म। और अर्बन चूंकि यह शहर में रह करके स्लीपिंग सेल की तरह मॉड्यूल काम करते हैं, और समय पड़ने पर हस्ताक्षर अभियान और नुक्कड़ नाटक और मोमबत्ती गैंग, यह जब आप जितने भी प्रकार के आप देखते हैं, लेख लिखना, बड़े बड़े अंग्रेजी लुकियंस जोन्स में बैठना उठना चर्चा करना, ये जो और वकीलों के रूप में सुप्रीम कोर्ट में भी खड़े हो जाना, जी। यह सब इनका एक रणनीति होती है। तो हम्म। यह रणनीति जो होती है, यह रणनीति काम करती है इस प्रकार से। हम इन्हें मीडिया और अब आज के समाज में भी यह चर्चा चली कि यह अर्बन नक्सलाइट, जी। यह इनके पीछे का सिद्धांत। जी, अशोक जी, एक सवाल उठता है कि हम ज़्यादातर लोग को देखते हैं जो नक्सलवाद की बात करते हैं या वामपंथ की बात करते हैं, वो गरीबी में जन्म लेते हैं। वामपंथ का जन्म गरीबी से होता है। मगर गरीबों की लड़ाई लड़ते लड़ते ये वामपंथी, जो सो कॉल्ड वामपंथी हैं, ये इतने अमीर कैसे हो जाते हैं? आज हम देखें तो इनका जो पूरा संचालन है, ये एक अमीर लोगों के हाथों में है। ये कैसे होता है? एक शब्द और इसमें जोड़ दीजिए कि एक जाति विशेष के लोगों के हाथों में, जी। यह भी आप जोड़ लीजिए। नक्सली जाति विरोधी कहते हैं अपने को, जी। मगर यह पक्के जातिवादी होते हैं, नंबर एक। हम्म। नंबर दो, ये गरीब वगैरह कुछ नहीं होते, ये बहुत फॉरेन फंडिंग इनके पास इतना अधिक आ रहा है, हम्म। और इतने दुनिया के लोग इनको मदद करते हैं। जी। रूस तो पूरे जिंदगी भर इनको मदद करता रहा। जी। और आप समझ लीजिए कि इन लोगों के पास कितना पैसा है, आप इससे अनुमान हम्म। लगा लीजिए कि हम्म। जब मार्क्स की विचारधारा असफल होने लगी, यूरोप में जो क्रांति जैसा चाहते थे वैसा नहीं हुआ, हिटलर का जन्म हो हम्म। गया, नाजीवादी बढ़ने लगे, हम्म। तो इन लोगों ने एक 1930 में हम्म। फ्रैंकफर्ट स्कूल ऑफ कोलंबिया, यह हम्म। एक जन्म लिया। इसके पीछे का मैं बता दूं, फ्रैंकफर्ट जर्मनी का एक शहर, जी। और बहुत बड़ा वहां, जब भी आप अमेरिका जाएंगे तो फ्रैंकफर्ट आपको उतरना पड़ेगा, वहां पेट्रोल लेना पड़ेगा, इत्यादि इत्यादि। हम्म। तो ये फ्रैंकफर्ट स्कूल वहां 1930 में एक थिंक टैंक बैठा, हम्म। और उस फ्रैंकफर्ट स्कूल में कम्युनिस्टों के पैसे से सामाजिक हम्म। शोध संस्थान बना। हम्म। और यह सामाजिक शोध संस्थान पश्चिमी यूरोप में क्रांति की विफलता और नाजीवाद का उदय हम्म। और मार्क्सवाद के नए परिप्रेक्ष्य में उन्होंने बहुत बड़ा एक क्रिटिकल थ्योरी प्रस्तुत की। हम्म। और इसकी थ्योरी को रखने वाले 3 ज्यूस थे वहां पर, हम्म। मैक्स हर्विकार थे, जुगर्न हैबरवेकस थे, वाल्टर बेंजामिन थे। जी। ये इन लोगों ने एक पेपर थीसिस पैदा किया और कहा कि हम्म। ये फेल हम इसलिए यूरोप में हुए कि ये हम्म। मजदूरों का आंदोलन जो होता है, ये आंदोलन वास्तव में मजदूरों को तो मिल मालिक मिला लेते हैं, उन्हें सुविधाएं देकर के अपने पक्ष में कर लेते हैं, इसलिए हम्म। आंदोलन ये फेल नहीं हुआ। मार्क्स जी। ने कहा था 50 साल में सर्वहारा की सत्ता आ जाएगी, नहीं हुआ। हम्म। तो इन लोगों ने एक नियो कम्युनिस्ट, जिसको आप लोग हम नया कम्युनिस्ट कहते हैं, नियो जी। कम्युनिस्ट, इस वर्ग का जन्म हुआ। इन्होंने थ्योरी में पेपर में लिखा, जो बाद में जी। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में बड़े थॉट के रूप में स्थापित हुआ। इन लोगों ने एक ये थ्योरी रखी कि वास्तव में सांस्कृतिक क्रांति करना चाहिए, न कि हम्म। मजदूरों की क्रांति। सर्वहारा की क्रांति में विश्वास नहीं है हमें। हम्म। हर देश में पूरे दुनिया का इन्होंने अध्ययन किया और कहा कि 2 प्रकार की संस्कृति होती है, एक हावी संस्कृति और एक कमजोर संस्कृति। जी। और इस संस्कृति में जो कमजोर संस्कृति है, यदि हम उसको मदद करते हैं दुनिया भर में, हम्म। तो निश्चित रूप से ये हमारे साथ होंगे। ये गरीब लोगों की संस्कृति होती है। जैसे हम्म। भारत में भी उन्होंने कहा कि दुर्गा जो है यह हावी संस्कृति है, हम्म। और जो महिष महिषासुर। है, हम्म। महिषासुर जो है, वो हम्म। दबी हुई संस्कृति है। तो हम्म। हमको महिषासुर का साथ देना चाहिए, न कि दुर्गा का साथ देना चाहिए। जी। और यही कारण है कि आपने ध्यान दिया होगा कि जेएनयू में हम्म। महिषासुर जयंती मनाई गई, उसका जन्मदिन, बर्थडे मनाया गया, हम्म। और दुर्गा को वेश्या के रूप में प्रस्तुत किया गया। हम्म। सांस्कृतिक क्रांति जो चीन की हुई, वो इसी नियो कम्युनिज्म की देन है। यह हम्म। फ्रैंकफर्ट स्कूल ऑफ कोलंबिया और कैलिफोर्निया का देन है।
वो सामाजिक शोध संस्थान में जो क्रिटिकल थीसिस जमा की गई उसकी देन है। और अब ये बदले हुए रूप में ये जो नक्सलाइट और जो उसी क्रम में आपने देखा होगा जब देश स्वतंत्र हुआ और कांग्रेस पार्टी आई तो रूसी विचारधारा उनको बहुत पसंद आई, समाजवाद, पंचवर्षीय योजनाएं और तमाम। उसी क्रम में रूसियों ने बहुत अच्छी मदद भी इंदिरा गांधी की जी। और जब इंदिरा गांधी की बहुत अच्छी मदद की इनकी सरकार बचाने में और हर प्रकार से मदद की पैसे से, तो आपने देखा होगा कि कांग्रेस ने पूरी तरीके से इतिहास लेखन और शिक्षा यह दोनों का दोनों इन्होंने दे दिया वामपंथियों को, इनके हाथ में चला गया। और जब वामपंथियों ने इसको पाया तो आप 18 विश्वविद्यालय इन्होंने, जैसे जेएनयू और आपका जादवपुर यूनिवर्सिटी, इस टाइप की पूरे देश में यूनिवर्सिटीज खोला इन्होंने, स्थापित किया। और ये पाया, इस थीसिस में ये भी लिखा था कि जो इंटेलेक्चुअल होता है, जो तेज बुद्धि का होता है, वो आईटी पढ़ता है, एमबीबीएस पढ़ता है, टेक्नोलॉजी में जाता है। तो इन लोगों ने सारे आईटीज में एक ह्यूमैनिटीज नाम का विषय डाल दिया जी। और ह्यूमैनिटीज नाम के विषय में पढ़ाया क्या जाता है, यही फ्रैंकफर्ट स्कूल ऑफ कोलंबिया और कैलिफोर्निया के थॉट्स पढ़ाए जाते हैं जी। संदीप पांडे यहाँ लखनऊ से भी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जाते थे और यही कम्युनिज्म पढ़ाते थे। यानी वो तेज जो इलीट वर्ग था, जो बुद्धि से बहुत तेज था, जो अब आगे चल करके वो कंप्यूटर साइंस में आगे जाएगा, स्पेस मिशन में आगे जाएगा, उसको ये लोग प्रभावित करने लगे। और परिणाम हुआ कि आप जब से ये जैसे युग होता है ना, युग कभी साम्राज्यवादियों का युग था, फिर कम्युनिस्टों का युग आया, फिर सोशलिस्टों का युग आया, अब राष्ट्रवादियों का युग आ गया है। तो जब से राष्ट्रवादी सरकार आई, इन लोगों ने फिर इस पर चिंतन करना शुरू किया कि ये जो चल रहा है, ये इतने विश्वविद्यालय, इसमें इतने लोग निकल रहे हैं, ये कहाँ से निकल रहे हैं। तो एक्चुअली इन्होंने कम्युनिस्टों का गढ़ बना दिया इस सब विश्वविद्यालयों को और आईटीज को। और आईटीज से जो लोग निकल रहे हैं वो एक्चुअली इस विचारधारा को बहुत आगे प्रमोट कर रहे हैं। सभी नहीं, अन्य बहुत से वैज्ञानिक अच्छे निकल रहे हैं, मगर जो विचारधारा थोपी जाती है उनको, जो रंगा जाता है, ब्रेन वॉशिंग जो की जाती है, वो इन्हीं जगहों से की जाती है। और यही अशोक जी, मैं बीच में रोकूंगा आपको, एक सवाल बहुत अहम यहाँ पे आता है। आपने बताया कि किस तरीके से मीडिया में, इंटेलेक्चुअल दुनिया में, लेखनी में वामपंथियों का बोलबाला रहा। एक सवाल ये उठता है कि आरएसएस की स्थापना भी 1925 में हुई। आरएसएस भी लगभग 100 सालों से इस देश में काम कर रहा है। तमाम संगठन आरएसएस के हैं, मजदूरों का संगठन है, सेवा भारती है। मगर इसके बावजूद ऐसा क्या हुआ कि कम्युनिस्ट हमेशा से विचारधारा के रूप में हावी रहे और संघ कहीं ना कहीं बैकफुट पे रहा। क्या ये संघ का इंटेलेक्चुअल फेल्योर नहीं है? क्या संघ के पास ऐसे विचारक नहीं है, ऐसे लोग नहीं है जो इसको सोच सकें और एक काउंटर नैरेटिव तैयार कर सकें? इस पर आप कुछ बताइए। देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना जो हुई वह इस बात के लिए की गई कि इसमें व्यक्ति निर्माण हम करेंगे जी। स्वतंत्रता उस समय नहीं मिली थी और अनेकता के कारण से हम 1200 वर्षों तक गुलाम रहे। और यह गुलामी का कारण डॉक्टर साहब ने ढूंढा कि मूल कारण क्या है, हम एक नहीं हैं और हम राष्ट्र के प्रति पूर्णतः समर्पित नहीं हैं जी। ऐसा व्यक्ति निर्माण नहीं हो रहा है जो देश के लिए, समाज के लिए जिए, दूसरों के लिए जिए। तो व्यक्ति निर्माण को और हिंदू संगठन को लेकर के और सामाजिक सेवा की विचारधारा को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई जी। 1925 में विजयादशमी के दिन डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार ने इसको स्थापित किया जी। अब इस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्य व्यक्ति निर्माण करना और वह कम्युनिस्टों की जो विचारधारा है, इससे समाज को जागरूक कराने का संपूर्ण प्रयास अपने बौद्धिक जगत के माध्यम से हमने किया। परंतु हमारा सारा फोकस इस बात पे था कि हम व्यक्ति निर्माण करें और समाज सेवा की आवश्यकता पड़े देश के लिए तो समाज सेवा के लिए खड़े हों। कम्युनिस्ट अपने ढंग से चलते रहे और हम बहुत गरीबी से निकले, हमारे पास बहुत संसाधन नहीं थे और हमारा सारा का सारा व्यय जो है वह गुरुदक्षिणा से चलता है। यानी स्वयंसेवक स्वयं अपना खर्च उठाता है, अपने कपड़े का भी, अपने खाने का भी, अपने काम करने का भी जी। कम्युनिस्टों के साथ ये बात थी कि एक तो इनको प्रश्रय मिला शिक्षा संस्थाओं में, बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में इनकी अच्छी पढ़ाई हुई। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में उद्देश्य तो गरीबों को शिक्षा देने की थी वहां पे और उच्च शिक्षा देने की थी, मगर वो सबसे वाइस चांसलर या वहां की जो व्यवस्था और कांग्रेस की शासन, इन लोगों ने मिल करके वहां कम्युनिस्टों को भरा, टीचर भी भरे, विद्यार्थियों को भी अधिक से अधिक लोगों को लिए निःशुल्क। उसमें गरीब भी पढ़ते हैं और अच्छे स्कॉलर भी निकले वहां से, वो रैंकिंग भी उसकी बहुत अच्छी रही। परंतु जो उसका चरित्र था,
वह वामपंथियों के हाथ में चला गया, और जब हम्म चला गया तो वह वहां से पैदा होने लगे, और उनका वो कहीं ना कहीं जीवित रहे, बिल्कुल जैसे कहते हैं रक्त बीज की तरह वो पैदा होने लगे। और वह लेखन में भी आगे थे हमसे। हम बहुत बाद में हम तो प्रचार विमुख होकर के काम कर रहे थे, हम प्रचार की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे थे। हम व्यक्ति निर्माण की तरफ शाखा लगाना, अनुशासित संसेवक पैदा करना, इसके पीछे लगे थे, इसलिए ये आगे निकले। परंतु अब यह स्वतः अपने कर्मों से इस स्तर पर आ गए हैं कि अब इनका मनोबल भी टूटा है और ये संख्या में भी कम हुए हैं, परंतु हम कभी भी इनको कमजोर नहीं मानते। वैचारिक रूप से अब हम का सीधे सीधे जब भी कहीं बहस होती है या कहीं साहित्य सम्मेलन होता है, जैसे जयपुर का होता रहता है, तो वहां हम अब अपनी विचारधारा जब रखते हैं तो उसको समाज स्वीकार करती है। इनकी विचारधारा को समाज अब स्वीकार नहीं कर रही। अब खूनी क्रांति हो और इसी से सत्ता परिवर्तन हो, अब समाज का इससे विश्वास नहीं रह गया। तो ये अपने कारणों से भी कमजोर हुए हैं, परंतु अभी बहुत है और अभी इनका बहुत सामना करना है। इसलिए हमारी तुलना इनसे न करिए। हमारा दृष्टिकोण, हमारा लक्ष्य, हमारा जो पथ है वह राष्ट्र निर्माण का है। इनका पथ है सत्ता छीनने का। तो ये सत्ता को केंद्रित है। हम सत्ता, हमने शुरू से ही अपने संविधान में डाल दिया कि हम राजनीति करने के लिए नहीं हम संसेवकों को पैदा करेंगे। जो मांगेगा वो हम अच्छे व्यक्ति देंगे, व्यक्ति जाएंगे और हर जगह काम करेंगे। तो संघ कुछ नहीं करता, संघ के संसेवक सब कुछ करते हैं। अशोक जी, एक सवाल उठता है, अगर हम अभी हाल का उदाहरण लें तो किसान बिल को लेके एक बहुत ही निगेटिव, बहुत नकारात्मक माहौल देश में खड़ा किया गया। हमने देखा कि किस तरीके से जो लोग पहले किसान बिल लाने की बात करते थे वही इसके विरोध में खड़े हो गए, और एक तरीके से देखा जाए तो संघ और भाजपा को इसमें एक विलन के रूप में खड़ा कर दिया गया। आप उसको डिफेंड नहीं कर पाए, ऐसा क्यों? अगर हम उससे पहले जाएं, ट्रिपल तलाक के मुद्दे पे अगर हम बात करें तो उसमें एक माहौल क्रिएट किया गया, मुस्लिम महिलाओं ने बढ़ के इसका स्वागत किया। वहीं दूसरे हाथ पे अगर हम बात करें किसान बिल पर, तो इस पर विरोध होने लगा और आप उसको रोक नहीं पाए। देखिए, एक बात बता दूं कि हमने शुरू में ही अभी आपसे चर्चा में कहा कि संघ की स्थापना व्यक्ति निर्माण और समाज संगठन के लिए हुआ है। किसान बिल के हम साथ हैं। किसानों के हित में और देश के हित में जो कोई भी कानून बनता है हम उसके साथ में खड़े होते हैं। परंतु कानून बनाना, कानून में संशोधन करना, यह राजनीति का विषय है। भाजपा ने सोच समझ के कानून बनाया होगा, क्योंकि कानून जो व्यवहारिक रूप से पूरे देश में उसका विरोध कहीं नहीं हुआ, सिवा पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा को छोड़ करके बाकी उस बेल्ट के और कहीं। और हम ये मानते हैं कि वह एक प्रकार के बिचौलिए हैं, वो जो जिनको घाटा हुआ, जो 80% किसानों का शोषण करके पैसा अपने पास रख लेते हैं, वो लोग उसमें डटे हुए। यह राजनीति के बहुत मोही हैं, जिनको राजनीति में खड़ा होना है, बार्गेनिंग करना है अगले चुनाव में, वो वहां खड़े हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तो कृषि बिल का समर्थन करता है और किसानों के साथ खड़ा हुआ है। तो उनका रास्ता और हमारा रास्ता बिल्कुल अलग है। इसलिए वो हम कोई आगे और वो पीछे चले गए, या हमें उन्होंने विलेन बना दिया। हम तो समर्थन में खड़े हैं। अब जो भी किसान बिल के समर्थन में है, चाहे भाजपा हो, चाहे हम हो, चाहे जो भी हो, वह उसके विरोध में नक्सलाइट होंगे ही होंगे और वो विलन बनाने की कोशिश करते हैं। परंतु जनता समझ रही है, देश में कोई भारतीय जनता पार्टी का जो कानून ये बना हुआ है, इसका विरोध बिल्कुल थोड़े से लोगों के द्वारा है, स्वार्थ निहित है, और इसमें संघ किसानों के साथ है। अशोक जी, एक सवाल उठता है, अभी आपने बात की कम्युनिज्म की, नक्सलवाद की, सोशलिज्म की, और आपने भी बताया कि किस तरीके से भारत की आज़ादी के बाद से ही हम रशिया के फेवर रहे, उधर हमारा झुकाव रहा। दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने किताब लिखी थी थर्ड वे, आपको मालूम होगा। उसमें उन्होंने बताया कि सोशलिज्म के क्या आयाम है और भारत में किस तरीके से सोशलिज्म कामयाब नहीं हो सकता। सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि 7 साल से आप सत्ता में हैं और आज भी हम उसी लीक पे चल रहे हैं। सोशलिज्म एक कोड होके, एक पॉलिटिकल शब्द होके रह गया है। इससे देश को हानि हो रही है, मगर 7 सालों में आप लोगों ने इसके ऊपर कुछ भी नहीं किया। सर नहीं, मैं बता दूं, बहुत काम हुआ है। और एक बात मैं स्पष्ट बता दूं कि इस देश की जो मूल आत्मा है, जो इस देश की सनातन संस्कृति और जो धर्म है, जो मानव कल्याणकारी धर्म है, जो मानवता का धर्म है, उसके साथ जो नहीं रहा, ध्यान रखिएगा, धर्म के साथ जिन्होंने परिवर्तन नहीं चाहा,
जो इन्होंने चाहा, देखिए अब बौद्ध धर्म ने भी परिवर्तन की राह पकड़ी और आर्य समाज ने भी परिवर्तन की राह पकड़ी। वह दिशा दूसरी थी, परंतु धर्म के विरुद्ध जाकर के, धर्म के खिलाफ जाकर के अगर इस देश में कोई विचारधारा विचारों को संस्थापित करना चाहती है तो वह कभी सफल नहीं होगी। यही दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने कहा था कि इस देश की मूल आत्मा और धर्म के विरुद्ध जाकर के जो आप उत्पन्न करते हैं विचारधारा को, या जो भी संगठन खड़ा करते हैं, उसका विरोध उसके पेट में ही उस विचारधारा के उत्पन्न हो जाता है और विरोधी बीज उसी समय से पनप जाता है और बाद में दोनों संघर्ष करके वह खत्म हो जाते हैं विचारधारा को। इसीलिए दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने साफ साफ कहा कि चूंकि यह धर्म विरोध के कारण से, मानवता के विरोध के कारण से और इस देश की सहज संस्कृति और विचारधारा के कारण से जो विरोध में जाकर के जिन्होंने अपनी विचारधारा थोपी या विकास का रास्ता चुना, वह समाप्त हो, और समाप्त जो नहीं हुए हैं वो हो जाएंगे आगे चल। इसीलिए धर्मानुकूल परिवर्तन या क्रांति या समाज में इच्छित बदलाव, यह लाने का प्रण संघ ने लिया हुआ है और इसीलिए सात्विक परिवर्तन, सात्विक क्रांति की तरफ हम अग्रसर हैं। अशोक जी, एक सवाल उठता है, हम बात कर रहे हैं अर्बन नक्सल की। आपने बताया कि किस तरीके से अर्बन नक्सल या वामपंथी गिरोह के जो लोग हैं वो अपने विचार को समाज में थोपते हैं, उसमें बहुत गहराई तक उसकी जड़ें बैठा देते हैं। अशोक जी, सवाल एक उठता है कि अभी हम बात कर रहे हैं प्राइवेटाइजेशन की। भारत सरकार फिलहाल तमाम कंपनियों में प्राइवेट पार्टियों का पैसा लगा रही है, उनकी मंशा कुछ भी हो, मगर समाज में एक ऐसा माहौल क्रिएट किया जा रहा है कि जैसे कंपनियों को बेचा जा रहा हो। LIC को बेच दिया, लोग कह रहे हैं, रेलवे को बेच दिया, सोशल मीडिया पर सर मीम्स चल रहे हैं कि सब बेचते जा रहे हैं। ऐसा क्या हुआ कि आप अपने नैरेटिव को सही होने के बावजूद भी सेट करने में नाकामयाब रहे, और वहीं सत्ता से बाहर रहते हुए भी वामपंथियों ने अपने नकारात्मक नेगेटिव को यहाँ पे सेट कर दिया है? आप कैसे कर सकते हैं कि वो सब जो कुछ सेट करते जा रहे हैं जनता उसे स्वीकार करती जा रही है? जी, बहुत सी चीजों में हम जिसको कहते हैं आप इस देश में व्यवस्था देखने के से और जो विश्व में जो परिवर्तन हो रहे हैं उनके आधार पे हम कहते हैं कि इस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था ही चलेगी। यह पूंजीवाद और समाजवाद, इन दोनों अति विचारों के बीच में एक भारतीय चिंतन है, एक भारतीय व्यवस्था है जिसके आधार पर हम सदियों से अपनी अर्थव्यवस्था को 33% तक ले गए थे। विश्व में हमारा योगदान 33% था। हम उसी विचारधारा के आधार पर और जिस ग्रामीण अर्थव्यवस्था के आधार पर, लघु कुटीर उद्योग की व्यवस्था के आधार पर, परंतु कुछ उद्योगों के लिए जैसा रक्षा का क्षेत्र है, अब हम आलू चिप्स नहीं कंप्यूटर चिप्स, हम निश्चित रूप से हम इस बात के लिए कहते हैं कि जो चीज बल्क में बनानी है, वो बहुत बड़ा देश है तो उसमें प्राइवेटाइजेशन में जाया जा सकता है, क्योंकि चाणक्य ने कहा है कि जो सरकार व्यापार करती है उसकी जनता भीख मांगने लगती है। हमने चलचित्र निगम, सीमेंट निगम, चीनी निगम, बहुत से निगम बनाए, मगर हम सब में घाटे में चले गए। तो यह जो सरकारी व्यवस्था थी यह फेलोर कर गई, क्योंकि सभी कुछ पब्लिक सेक्टर में नहीं किया जा सकता। कुछ चीजों को प्राइवेट सेक्टर में लाना पड़ेगा, कुछ चीजों को पब्लिक सेक्टर में लाना पड़ेगा, यह समाज की सुविधा को देखते हुए। परंतु जो रक्षा है, स्वास्थ्य है, इन चीजों को तो हमें सरकारीकरण इसका करना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना इसके किए हुए आप देखिए शिक्षा में क्या परिणाम आ रहा है। प्राइवेट शिक्षा संस्थाएं कितना लूट रही जनता को, इसी प्रकार से प्राइवेट अस्पताल कितना इस समय संकट के समय में कितना लूट रहे हैं, परंतु सरकारी अस्पतालों की क्रेडिबिलिटी अभी बनी हुई है। तो जहां पर हमको सरकारीकरण की आवश्यकता होगी और जहां पर हमें प्राइवेटाइजेशन करना होगा, यह मिश्रित अर्थव्यवस्था ही भारत के लिए युगानुकूल है और यही आगे चल करके लाभकारी होगी। इसी में संघ का विश्वास। जी अशोक जी, एक सवाल और उठता है कि आपने देखा कि किस तरीके से सत्ता से बाहर रहते हुए भी वामपंथी गिरोह ने अपने लोगों को इंटेलेक्चुअल हब में, मीडिया में आउट ऑफ द वे जाके इम्प्लांट कर दिया उनको। ऐसा क्या हुआ कि पिछले 7 साल 8 साल से सत्ता में रहने के बाद भी आप अपने लोगों को इन सब जगहों पर नहीं भेज सके? न वो साहित्य में उनका नाम आता है, न इंटेलेक्चुअल हब में वो आगे हैं, और न ही वो मीडिया में उनका कोई स्टैंड लेने वाला है। ऐसा क्यों है? आपने मेरे मन का प्रश्न पूछ दिया।
1967 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में मैं पढ़ने गया ग्रेजुएशन में, और 70 में निकला वहां से। मेरे साथ प्रोफेसर आनंद थे, जो आजकल दिल्ली में आप पार्टी के थे और अब तो हम्म। चिंतक हैं जेएनयू में और दिल्ली यूनिवर्सिटी में रहे। हमारे सहपाठी रहे वो। जी। और संघ की योजना के अनुसार मैं 2 साल वहां कामरेड भी रहा बीएचयू में। जी। और कम्युनिस्टों की भी रीति नीति मैं देखता रहा, और क्या चलता है ये संघ को मैं बताता रहा। संघ को संघ में मालूम था लोगों को कि हम कम्युनिस्ट हो गए हैं। तो मैंने देखा कि प्रोफेसर आनंद कभी क्लास में पढ़ा नहीं आकर के, और घर पे पढ़ते रहे होंगे, परंतु मैंने देखा कि मगर फर्स्ट वही आए, फर्स्ट किया गया, और फिर वो जेएनयू भेज दिए गए, शिकागो भी भेज करके उनको एमफिल भी करा दिया गया। यह सब पार्टी लेवल पे काम हुआ, मगर हमारे यहाँ संघ में इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं थी, और न इस समय है। कम्युनिस्टों ने कांग्रेस के साथ मिलकर के शिक्षा पे कब्जा कर लिया, 18 नई यूनिवर्सिटीज खड़ी कर दी, और जिसमें टीचर प्रोफेसर से लेकर के और स्टूडेंट तक अधिकांश वही लाभ लेते रहे। तो निश्चित रूप से ये जो प्लांट किया सुनियोजित तरीके से, किस लिए? क्या देश के लिए? क्या समाज के लिए? क्या राष्ट्र के लिए? नहीं, वो सत्ता परिवर्तन और छीनने के लिए, वो अपनी विचारधारा को जड़ जमाने के लिए। मगर वो कहाँ है आज? और आज बताइए कि 96 साल से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बिना स्प्लिट हुए अपनी विचारधारा को ईमानदारी पूर्वक सामने रख करके विश्व में लोकप्रिय बना हुआ है। हम कहाँ थे, कहाँ से कहाँ आ गए, और वो इम्प्लांट करके बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज खड़ी करके अपने लोगों को रोजगार और नौकरी देके स्लीपर सेल बना करके भी वो आज कहाँ है? आज वो सिमट गए एक प्रांत में, वहां भी कब तक बचेंगे? तो यह समाज उपयोगी चीजों को पसंद करती है। आज संघ का विरोध अगर नहीं होगा तो संघ आगे कैसे बढ़ेगा? तो वो विरोध भी हम स्वीकार करते हैं। अच्छा है, विरोध है, हो रहा है, तो हम उससे हमें सुधरने का मौका मिलेगा। और हमारे सामने बस एक ही लक्ष्य है, परम वैभवम ने तुम्हें तत्स्वराष्ट्रम। आपने हमारे परिचय देते समय हमको पूर्णकालिक बना दिया। मैं वानप्रस्थी कार्य करता हूँ, भोजन अपना, काम समाज का स्थिति है हमारी। हम जो समय बचता है, सुबह शाखा जाता हूँ, उसके बाद दिन भर में संघ का कार्य करता हूँ, गृहस्थ स्वयंसेवक हूँ, घर पे रहता हूँ। तो मैं प्रचारक नहीं हूँ, परंतु मैं वानप्रस्थी कार्य करता हूँ। परंतु मेरा जो लक्ष्य है, यह जो जीवन हमने धारण किया हुआ है, यह समाज और राष्ट्र के लिए काम आ सके। अहर्निश मैं इसीलिए चिंतित रहता हूँ, और वही काम हम लोग करते रहते हैं। इसमें कोरोना में भी बाहर निकल के काम कर रहे हैं, समाज लोगों को सहयोग कर रहे हैं। तो यह जो विचारधारा है, ये इसको समाज स्वीकार करता है, पूरा विश्व स्वीकार करता है। आज विश्व में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आज एक स्थान बनाए हुए लोग सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। और अर्बन नक्सलाइटों को कौन सम्मान देता है भाई? सिवाय इसके कि वो थोड़ा अच्छी बोल ले, अच्छी लिख ले, और विचारधारा को थोड़ी देर के लिए फ्लैश कर दे, मगर उसका अंत क्या होता है यह हम जानते हैं। जी। अशोक जी, एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछता हूँ कि जैसे हमने देखा कि वामपंथ के अंदर जो पॉजिटिव चीजें, जो सकारात्मक चीजें हैं, जिस तरीके से वो समाज पे हावी हो जाते हैं कुछ पल के लिए ही सही, तो क्या आपको नहीं लगता कि संघ के 100 बनने के 100 साल के बाद आमूलचूल परिवर्तन करने का वक्त आ गया है? संघ ने सदैव परिवर्तन को स्वीकार किया है जी। और उनका संघ में यह स्पष्ट रूप से बताया जाता है कि सिवा एक लक्ष्य के कि यह भारत हिंदू राष्ट्र है, इसको छोड़ करके इस लक्ष्य को, और हम देश हित में, समाज हित में कुछ भी बदल सकते हैं। तो परिवर्तन हमारा स्वभाव है, और यह प्रकृति का भी स्वभाव है। तो इसलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने को युगानुकूल इसे परिवर्तन लाता रहता है। बहुत से लोग पहले उंगली पट्टी था और खाकी कमीज थी, बाद में फिर सफेद कमीज हो गई, खाकी हाफ पैंट हो गया, अब फुल पैंट हो गया। और हर प्रकार से हम युग परिवर्तन और युगानुकूल जो शाश्वत धर्म के साथ साथ युग धर्म और राष्ट्र धर्म को हम निभाते चले आ रहे हैं। हमारे अंदर कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे और सात्विक तरीके से अच्छे संसाधनों से प्राप्त करेंगे और देश और समाज के लिए प्राप्त करेंगे।
और जी भारत को विश्व गुरु के स्थान पे पहुंचाएंगे। जी अशोक जी, बहुत सारे सवालों का जवाब दिया आपने, तमाम तरीके की बातों को आपने एक्सप्लेन किया, अपना पक्ष रखा। आप हमारे साथ जुड़े, आपने इतना समय दिया, आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार।